सुबह शेन छिंगचियो तुमसे माफी मांगना चाहती थी, लेकिन तुम उसका एक शब्द भी सुनना नहीं चाहते थे। जैसे ही उसने बात शुरू की तुम वहां से चले गए। बाद में तो तुम दरवाजा पटककर ऑफिस निकल गए। पूरे समय तुम दोनों के बीच एक भी बात नहीं हुई। शेन छिंगचियो को उम्मीद नहीं थी कि युवा मास्टर फेंक इतना नाराज हो जाएगा। तुम्हें लगा कि यह सिर्फ शीत युद्ध की शुरुआत है। शेन छिंगचियो जब कंपनी पहुंची तब सचिव दिन भर की रिपोर्ट दे ही रहा था कि झान शिन्यूए आ गई। आते ही उसने चौंकाने वाली खबर सुनाई। शेन छिंगचियो, बहुत बड़ी बात हो गई। कल रात ये शुआन क्लब में 4 महिलाओं के साथ था, लेकिन शेन छिंगचियो ने सिर्फ शांत भाव से सिर हिला दिया। उसने कहा कि उसे न गुस्सा है और न ही दुख। झान शिन्यूए पूरी तरह हैरान रह गई और पूछने लगी, क्यों? शेन छिंगचियो ने सिर्फ इतना कहा, मुझे गुस्सा या दुख क्यों होना चाहिए? एक ही वाक्य ने झान शिन्यूए को निरुत्तर कर दिया। उसे मानना पड़ा कि वह शेन छिंगचियो जैसी नहीं है। जब उसे कल रात ये खबर मिली थी तब वह पूरी रात सो नहीं पाई थी, लेकिन शेन छिंगचियो को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर झान शिन्यूए बार बार माफी मांगने लगी। सब मेरी गलती है, मेरी वजह से तुम दोनों की लड़ाई हुई, इसलिए उसने ऐसा किया। शेन छिंगचियो ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम्हें और कोई काम है? झान शिन्यूए कुछ पल के लिए चुप रह गई और सिर हिलाया। नहीं। तो फिर बाहर जाओ, मुझे काम करना है। झान शिन्यूए पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसकी नजर में आसमान टूट पड़ा था, लेकिन शेन छिंगचियो अभी भी काम के बारे में सोच रही थी। वह सचमुच भावनाओं से रहित एक काम करने वाली मशीन जैसी थी। लेकिन जैसे ही झान शिन्यूए बाहर गई, शेन छिंगचियो का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत सचिव को बुलाया और सारी अफवाहों की सच्चाई पता लगाने का आदेश दिया, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि तुम ऐसे इंसान नहीं हो। अगर तुम्हें सच में मौज मस्ती करनी होती तो तुम अब तक इंतजार नहीं करते। जल्द ही सचिव जांच की खबर लेकर लौटा। कल रात तुमने सचमुच 4 होस्टेस बुलवाई थी, लेकिन तुमने उनके साथ कुछ नहीं किया। तुम सिर्फ उनसे बातें करते रहे। उन्होंने किस बारे में बात की ये बताने से वे सभी इनकार कर रही थीं। अब शेन छिंगचियो खुद हैरान थी। होस्टेस बुलाकर सिर्फ बातें करना, क्या ये पुरुषों का सबसे घिसा पिटा बहाना नहीं होता? उसे तुम पर भरोसा था, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसी कौन सी बात थी जो तुम्हें क्लब की लड़कियों से करनी पड़ी। यहाँ तक कि उसका सचिव भी हैरान था। वह इतने सालों से उसके साथ काम कर रहा था, लेकिन पहली बार किसी पुरुष की वजह से उसे परेशान होते देख रहा था। सब जानते थे कि तुम्हारी शादी सिर्फ फायदे के लिए हुई थी, लेकिन इस समय शेन छिंगचियो की प्रतिक्रिया बिल्कुल वैसी नहीं थी। सचिव ने सावधानी से पूछा, क्या आगे भी जांच करवानी है? शेन छिंगचियो ने सिर हिला दिया। नहीं, मुझे उस पर भरोसा है। ज्यादा जांच करना उसके प्रति अनादर होगा। उसे चिंता इस बात की नहीं थी कि तुमने कुछ किया या नहीं। उसे चिंता इस बात की थी कि तुम नाराज हो और वह तुम्हें कैसे मनाए। पहली बार वह इस बात को लेकर परेशान थी। छोटे लड़कों को मनाना आसान होता है, एक खिलौना या अच्छा खाना काफी होता है, लेकिन तुम, ये परिवार के युवा मालिक, तुम्हें आखिर कैसे मनाया जाए? पैसा, तोहफे, तुम्हें इनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे लग रहा था कि एक आदमी को मनाना 100 अरब के कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने से भी ज्यादा मुश्किल है। जब वह इसी उलझन में थी तब झान शिन्यूए फिर आ गई। उसने सावधानी से कहा, तुम्हें ये शुआन वाली बात पता चल गई होगी ना? अफवाहें अब और भी बढ़ती जा रही हैं। शेन छिंगचियो कुछ बोलती उससे पहले ही झान शिन्यूए जल्दी से बोली, माफ करना, सब मेरी गलती है। उसका बस मूड खराब था। उसका उन औरतों से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन जितना वह समझाने की कोशिश कर रही थी, बात उतनी ही उलझती जा रही थी। तभी काफी देर से चुप बैठी शेन छिंगचियो अचानक मुस्कुरा दी। उसने झान शिन्यूए की तरफ देखा और पूछा, तुम ये शुआन की तरफ से सफाई क्यों दे रही हो? झान शिन्यूए ने तुरंत जवाब दिया, मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन उसे बदनाम करके मैं उसे हासिल नहीं करना चाहती। मैं इतनी घटिया इंसान नहीं हूँ। शेन छिंगचियो नाराज होने के बजाय और भी नरम मुस्कान के साथ बोली, मैं समझ गई युए, तुम सचमुच बहुत ईमानदार और दयालु लड़की हो। यह सुनकर झान शिन्यूए फिर से स्तब्ध रह गई। पहले उसने उसकी खूबसूरती की तारीफ की थी, फिर उसके रोने की, और अब उसकी अच्छाई की भी तारीफ कर रही थी। आखिर यह औरत चाहती क्या है? अचानक झान शिन्यूए को कुछ समझ आया। क्या यह शेन छिंगचियो की कोई चाल है? क्या वह अपनी नरमी से उसके दिल को प्रभावित करना चाहती है, ताकि वह खुद को दोषी महसूस करे और स्वेच्छा से ये शुआन को छोड़ दे? कमाल है, सचमुच कमाल है। ये सोचकर झान शिन्यूए ने तुरंत अपने चेहरे पर फिर से ठंडा और सख्त भाव ला लिया। मुझे युए मत कहो, हम इतने करीब नहीं हैं। झान शिन्यूए ने ठंडे स्वर में घोषणा की, मैं उसकी तरफ से सफाई सिर्फ इसलिए दे रही हूं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जैसी इंसान उसे गलत समझे। शेन छिंगचियो ने मुस्कुराते हुए बात का रुख बदल दिया, ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या मैं तुमसे सलाह ले सकती हूँ? ये सुनते ही झान शिन्यूए का प्रतिस्पर्धी स्वभाव जाग उठा। वह देखना चाहती थी कि आखिर शेन छिंगचियो के मन में क्या चल रहा है। क्या बात है? क्या तुम जानती हो कि ये शुआन को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? झान शिन्यूए तुरंत सतर्क हो गई। तुम ये क्यों पूछ रही हो? वो भला तुम्हारी पसंद नापसंद अपने प्रेम प्रतिद्वंद्वी को क्यों बताती? शेन छिंगचियो ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम भूल गई कि कल रात मैंने ये शुआन को गलत क्यों समझा था। वह अभी भी मुझसे नाराज है और इसकी वजह तुम हो। झान शिन्यूए एक पल के लिए अपराध बोध महसूस करने लगी। शेन छिंगचियो ने आगे कहा, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, फिर मैं और ये शुआन ऐसे ही नाराज रहेंगे। गलतफहमियां बढ़ती जाएंगी और जब सब कुछ पूरी तरह टूट जाएगा तब तुम्हें मौका मिल जाएगा उसके करीब आने का और उसकी जिंदगी में अपनी जगह बनाने का। ये बात सीधे झान शिन्यूए की कमजोर नस पर लगी। उसे सबसे ज्यादा नफरत इस बात से थी कि कोई उसे नीच या स्वार्थी समझे। बकवास मत करो,
वह लगभग चिल्ला पड़ी। मैं झान शिन्यूए कभी ऐसी इंसान नहीं रही। आखिरकार वह खुद को रोक नहीं सकी और तुम्हारे बारे में अपने दिल का सबसे बड़ा राज बता बैठी। ये शुआन को स्पोर्ट्स कारें बहुत पसंद हैं। उसे हमेशा से वह एफएफएफ सुपरकार चाहिए थी, लेकिन दादाजी ने कभी खरीद कर नहीं दी। उसने खुद पैसा कमाकर खरीदने की भी कोशिश की थी, मगर हर बार असफल रही। शेन छिंगचियो मुस्कुराई, धन्यवाद, और झान शिन्यूए सिर्फ गुस्से और बेबसी के साथ वहां से निकल गई। ऑफिस से बाहर आने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि वह फिर से शेन छिंगचियो की चाल में फंस गई थी। यह औरत सचमुच बहुत चालाक है। उधर शेन छिंगचियो ने तुरंत कंप्यूटर खोला और उस कार की जानकारी ढूंढने लगी। कीमत देखते ही वह भी हैरान रह गई। कार की कीमत कई करोड़ युआन थी, जो लगभग 100 मिलियन के करीब पहुंचती थी। अब उसे समझ आया कि दादाजी ने वह कार क्यों नहीं खरीदी। अगर वह खुद उनकी जगह होती तो शायद वह भी न खरीदती। कार सिर्फ महंगी ही नहीं थी, बल्कि उसे खरीदना भी बेहद मुश्किल था। पैसा होने से भी काम नहीं चलता था। पहले भारी एडवांस जमा करना पड़ता था, तभी कंपनी उसका निर्माण शुरू करती थी। लेकिन शेन छिंगचियो कोई साधारण महिला नहीं थी। सालों से बनाए गए उसके संबंध और प्रभाव यूं ही नहीं थे। उसने तुरंत अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया, एडवांस जमा करवाया और वह कार सीधे तुम्हारे नाम बुक करवा दी। उसने मन ही मन सोचा, लगता है आगे से इस पागल छोटे मालिक को नाराज नहीं करना चाहिए। किसी को मनाने की कीमत इतनी भारी भी हो सकती है। एक ही झटके में कंपनी के पूरे महीने का मुनाफा खर्च हो गया था। उधर तुम अपने फोन को देखते हुए उलझन में पड़े थे। तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि शेन छिंगचियो अब तक तुम्हें संदेश क्यों नहीं भेज रही। सामान्य प्रेमियों की लड़ाई में तो सामने वाला बार बार माफी मांगता है, लेकिन उसने कल रात एक हल्की सी माफी मांगी और उसके बाद बिल्कुल चुप हो गई। न कोई कॉल, न कोई मैसेज, यहां तक कि एक कप दूध वाली चाय भी नहीं भेजी। इस औरत में जरा भी ईमानदारी नहीं है। तुम जितना सोचते उतना ही बेचैन हो जाते। फिर तुमने खुद को समझाया, शायद कल रात में कुछ ज्यादा ही नाराज हो गया था। आखिर पूरी गलती शेन छिंगचियो की भी नहीं थी। असली वजह तो झान शिन्यूए का नाटक था। लेकिन फिर भी शेन छिंगचियो की माफी बहुत ही साधारण थी। कम से कम 5200 युआन का लाल लिफाफा तो भेज सकती थी। तुम पूरे दिन बेचैनी से इंतजार करते रहे, खुद से कहते रहे कि वह काम में व्यस्त होगी, शाम तक जरूर संपर्क करेगी। लेकिन ऑफिस की छुट्टी होने तक भी तुम्हारे फोन पर लगातार नोटिफिकेशन आते रहे, सिर्फ उसका कोई संदेश नहीं आया। आखिर तुम इतने नाराज हो गए कि खाना भी नहीं खाया, सीधे क्लब पहुंच गए और मैनेजर पर चिल्ला पड़े, जाओ तुरंत शियाओसी को मेरे पास बुलाओ। मैनेजर तुरंत शियाओसी को बुलाने चला गया। उधर शियाओसी साधारण टी शर्ट और जीन्स पहने बिना मेकअप के स्टाफ कैंटीन में खाना खा रही थी। जैसे ही उसे पता चला कि तुमने बुलाया है, उसने कटोरा रखा और जल्दी से तुम्हारे पास आ गई। जब तुमने उसे कमरे में आते देखा तो एक पल के लिए पहचान ही नहीं पाए। शियाओसी वो मुस्कुराकर सिर हिलाने लगी। हाँ यंग मास्टर, ये आज मैंने मेकअप नहीं किया है। तुम तुरंत निरुत्तर हो गए। मेकअप से पहले और बाद का अंतर सचमुच बहुत बड़ा था। कल रात वह तुम्हें बेहद आकर्षक और मोहक लगी थी, लेकिन आज वह बिल्कुल साधारण दिखाई दे रही थी। तुम मन ही मन सोचने लगे, मेकअप सचमुच एशिया के 4 महान जादुओं में से एक है। लेकिन तभी तुम्हारे दिमाग में अचानक शेन छिंगचियो का चेहरा उभर आया। वह औरत तो मेकअप करे या न करे हमेशा खूबसूरत ही लगती थी, बल्कि बिना मेकअप के वह और भी मासूम और साफ सुथरी दिखाई देती थी। ये ख्याल आते ही तुम चौंक गए। हट, मैं फिर से उसके बारे में क्यों सोच रहा हूं। तुमने तुरंत अपने विचारों को रोका और शियाओसी से कहा, तुम आगे से मेकअप ही किया करो, नहीं तो इस हालत में भूखी मर जाओगी। शियाओसी थोड़ी असहज हो गई। उसे लगा कि तुम उसे बदसूरत कह रहे हो। वह संकोच से बोली, तो क्या मैं अभी जाकर मेकअप कराऊं? तुमने सिर हिलाया। जरूरत नहीं, तुम खूबसूरत हो या नहीं इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। इसके बाद तुमने पिछली रात शेन छिंगचियो के साथ हुई सारी घटना उसे विस्तार से बता दी। बेशक कहानी का मुख्य पात्र अब भी तुम्हारा वही काल्पनिक दोस्त था। फिर तुमने पूछा, तुम्हें क्या लगता है उसका मतलब क्या है? ऐसी बातें तुम अपने सामाजिक दायरे के लोगों से पूछने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। अगर खबर फैल गई कि ये परिवार का युवा वारिस पति पत्नी के झगड़े पर लोगों से सलाह मांग रहा है, तो तुम्हारी इज्जत का क्या होगा? शियाओसी सब सुनकर मन ही मन बेबस हो गई। उसे लगा कि तुम सचमुच बहुत जिद्दी और नखरेबाज हो। पत्नी 2 बार माफी मांग चुकी थी, लेकिन तुमने उसे माफ नहीं किया। अब जब वह तुमसे बात नहीं कर रही तो तुम खुद बेचैन हो रहे हो। लेकिन चेहरे पर उसने वही पेशेवर मुस्कान बनाए रखी। आपके वर्णन से लगता है कि आपके दोस्त की पत्नी एक बहुत ही योग्य और शानदार महिला है। तुमने सिर हिलाया। हाँ, वह वाकई बहुत अच्छी है, इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता। शियाओसी ने आगे कहा, ऐसे लोग बहुत स्वाभिमानी होते हैं। उन्होंने खुद पहल करके माफी मांगी। ये पहले ही आसान नहीं था, लेकिन आपके दोस्त ने उन्हें माफ नहीं किया, इसलिए उन्हें भी बुरा लगा होगा। शायद अब वे भी नाराज हैं। नाराज? तुम्हारी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। उसे नाराज होने का क्या अधिकार है? गलती तो उसी की थी, उसने मुझे गलत समझा था। इतना कहते ही तुम्हें एहसास हुआ कि तुमसे गलती हो गई है। तुमने अपने दोस्त की जगह खुद को उजागर कर दिया था। फिर तुमने सोचा कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी शियाओसी ये बात किसी को नहीं बताएगी। शियाओसी मुस्कुराई। यंग मास्टर, ये सिर्फ आपको ही अपनी इज्जत प्यारी नहीं है, युवा मालकिन को भी अपनी प्रतिष्ठा की चिंता होती है। तुम और ज्यादा चिंतित हो गए। अब समस्या सिर्फ ये नहीं थी कि तुम उसे माफ करोगे या नहीं, बल्कि शेन छिंगचियो भी नाराज हो चुकी थी। और उसके स्वभाव को देखते हुए अगर वह सच में गुस्सा हो गई तो स्थिति संभालना मुश्किल हो सकता था। क्या अब तुम्हें उल्टा जाकर उसे मनाना पड़ेगा? लेकिन क्यों? गलती तो उसकी थी। तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। अगर कल रात ही उसे माफ कर दिया होता तो आज यह नौबत नहीं आती। तो अब क्या करूं?
तुमने झुंझलाकर पूछा। शियाओसी ने तुरंत सलाह दी, यंग मास्टर, ये आप युवा मालकिन को कोई उपहार दे दीजिए, जैसे गहने, आभूषण या कोई महंगा बैग। तुमने तुरंत सिर हिला दिया। इन सब चीजों की उसे कोई कमी नहीं है, और सच कहूं तो उसे इनकी परवाह भी नहीं। वह उन अमीर घरानों की लड़कियों जैसी नहीं है जिन्हें सिर्फ खरीदारी पसंद होती है। शियाओसी हंस पड़ी। आप सचमुच बहुत सीधे सोचते हैं। युवा मालकिन को शायद इन चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप देंगे तो उसका मतलब अलग होगा। कीमत नहीं, भावना मायने रखती है। तुम गहरी सोच में पड़ गए। शियाओसी ने देखा कि तुम अब भी चुप हो, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे एक आखिरी तरीका और भी है। तुम तुरंत उत्सुक हो गए। कौन सा तरीका? वो थोड़ा झुककर रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराई। पति पत्नी का झगड़ा आखिरकार पति पत्नी के बीच ही खत्म होता है। ये सुनकर तुम एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। फिर उसने मजाकिया अंदाज में कहा, पति पत्नी के बीच ज्यादातर समस्याएं प्यार और अपनापन बढ़ने से अपने आप सुलझ जाती हैं। ये सुनते ही तुम्हारा चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह एक लड़की होकर ऐसी बातें कैसे कह सकती है? तुम्हें देखकर शियाओसी को भी एहसास हो गया कि युवा मास्टर ये इस मामले में कितने भोले हैं। वह खुद भी शर्म से लाल हो गई। माहौल हल्का करने के लिए उसने जल्दी से कहा, यंग मास्टर, ये मुझ पर भरोसा कीजिए। मुझे रिश्तों की काफी समझ है। मेरी बात मानिए, सब ठीक हो जाएगा। तुम सुनना तो नहीं चाहते थे, लेकिन वह इतनी आत्मविश्वास से बोल रही थी कि तुम भी डगमगा गए। दांत भींचकर और लाल चेहरा ले तुमने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी सलाह काम नहीं आई तो वापस आकर तुम्हारा हिसाब करूंगा। शियाओसी ने तुरंत भरोसा दिलाया, जरूर काम करेगी। आखिर मैं भी एक औरत हूँ, औरतों को अच्छी तरह समझती हूँ। आखिरकार तुमने उस पर विश्वास करते हुए उसे पैसे ट्रांसफर कर दिए और खाना खाने के बाद जल्दी जल्दी घर लौट गए। उधर शेन छिंगचियो ने भी अपने सारे सामाजिक कार्यक्रम रद्द कर दिए और समय से पहले घर आ गई। घर पहुंचकर जब उसने तुम्हें नहीं देखा तो उसने बटलर से पूछा, युवा मालिक कहाँ है? बटलर मुस्कुराकर बोला, युवा मालिक किसी काम से बाहर गए हैं। शेन छिंगचियो ने सोफे पर बैठे दादाजी की ओर देखा और हल्के व्यंग्य से बोली, जब दादाजी तक कहीं नहीं गए तो इन्हें कौन सा इतना जरूरी काम पड़ गया? फिर उसने मन ही मन सोचा, कहीं फिर किसी क्लब में तो नहीं गए? रात के करीब 9 बजे तुम घर लौटे। अंदर आते ही तुमने बटलर से पूछा, शेन छिंगचियो वापस आ गई क्या? बटलर हंसते हुए बोला, हाँ, युवा मालकिन काफी पहले लौट आई थी और वह आपका इंतजार भी कर रही थी। उन्होंने तो आपके बारे में पूछताछ भी की और रसोई से आपके पसंदीदा व्यंजन बनवाने को भी कहा। तुम्हें पूरा यकीन था कि बटलर बातें बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है, लेकिन तुम्हारे पास इसका कोई सबूत भी नहीं था। जब तुम कमरे में पहुंचे तो वहां शेन छिंगचियो नहीं थी। हालांकि छोटे अध्ययन कक्ष की बत्ती जल रही थी। तुम्हारे दिमाग में बार बार शियाओसी की वही अंतिम सलाह घूम रही थी, लेकिन शुरुआत कैसे की जाए? क्या सीधे कमरे में घुसकर ऐसा कुछ कह दोगे? सोचते ही तुम्हें खुद पर शर्म आने लगी। झुंझलाकर तुम बाथरूम में घुस गए। कम से कम पहले नहा धो तो लो। जब तुम नहाकर बाहर निकले तो अचानक ठिठक गए। शेन छिंगचियो अब अध्ययन कक्ष से निकलकर कमरे में आ चुकी थी। वह बिस्तर पर आराम से लेटी हुई थी। उसने लाल रंग का स्लीपवियर पहन रखा था। ऐसा दृश्य तुमने पहले कभी नहीं देखा था। तुम्हारा चेहरा तुरंत लाल हो गया, दिल की धड़कन तेज हो गई और पूरा शरीर तन गया। तुम्हारे मन में तरह तरह के विचार आने लगे। आखिर उसका इरादा क्या था? क्या वह जानबूझकर तुम्हें परेशान कर रही थी? तुम चुपचाप बिस्तर पर चढ़ गए और खुद को उसकी तरफ न देखने के लिए मजबूर करने लगे, लेकिन तुम्हारा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मानो कोई ढोल बज रहा हो। शेन छिंगचियो ने भी तुम्हारी तरफ एक नजर डाली। उसे लगा कि तुम अब भी उससे नाराज हो और बात नहीं करना चाहते। वह थोड़ा हैरान हुई। आज उसने खास तौर पर खुद को संवारने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारी तरफ से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिली। उसने मन ही मन सोचा, ये तो हमेशा जोश से भरा रहता है, फिर आज इतना शांत क्यों है? आखिरकार तुम और चुप नहीं रह सके। तुम्हारे मन की सारी झिझक टूट गई। अगले ही पल तुमने अचानक उसकी तरफ मुड़कर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। शेन छिंगचियो पहले तो चौंकी, लेकिन फिर तुरंत समझ गई कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। उसके बाद दोनों के बीच की दूरियां और गलतफहमियां धीरे धीरे मिटने लगीं। तुम मन ही मन सोच रहे थे, इतनी सारी नोकझोंक और नाराजगी के बाद अब तो सब ठीक हो जाना चाहिए। आखिर रिश्तों में सबसे जरूरी चीज एक दूसरे को समझना और दिल की बात कहना ही तो होती है। तुम चुपके से शेन छिंगचियो की प्रतिक्रिया देखना चाहते थे, लेकिन वह तो पहले ही थककर सो चुकी थी। तुम संतुष्ट होकर उसे अपनी बाहों में लेकर सो गए। अगली सुबह जब तुम जागे तो तुम्हें लगा कि वह तुमसे कुछ कहेगी, लेकिन शेन छिंगचियो ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह बस उठी, तैयार हुई और अपने काम में लग गई। तुम्हारा दिल धक से रह गया। क्या वह अभी भी नाराज है? लेकिन कल रात तो सब सामान्य लग रहा था। फिर आखिर बात क्या थी? तुम्हें अचानक याद आया कि पिछली रात तुम खुद भी काफी भावुक और उतावले थे। क्या वह इसी वजह से नाराज हो गई? तुम उसकी पीठ को देखते रहे। कई बार कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द ही नहीं मिले। आखिर दोनों ने खामोशी में नाश्ता किया और काम पर जाने की तैयारी करने लगे। तुम अपनी कार निकालने ही वाले थे कि दादाजी ने तुम्हें रोक लिया। आज तुम मेरे साथ चलो। तुम्हें तुरंत एहसास हो गया कि अब कोई लंबा भाषण मिलने वाला है। बेबस होकर तुम उनकी कार में बैठ गए। तुमने उम्मीद भरी नजरों से शेन छिंगचियो की तरफ देखा, लेकिन उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वह अपनी कार लेकर सीधे निकल गई। कितनी निर्दयी औरत है। कार में बैठते ही दादाजी बोले, अश्वान, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, थोड़ा जिम्मेदार बनो और बार बार क्लबों में जाना बंद करो। तुमने तुरंत विरोध किया। मैं ऐसा कुछ नहीं करता, दादाजी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। सच में? तुम्हें पता है बाहर लोग तुम्हारे बारे में कैसी बातें कर रहे हैं? तुम हैरान रह गए। क्या बातें? दादाजी बोले, सब कह रहे हैं कि तुमने क्लब में 4 महिलाओं के साथ रात बिताई। तुम लगभग उछल पड़े।
किसने यह बकवास फैलाई है? लेकिन दादाजी का भाषण जारी रहा। अगर तुम ऐसे ही मनमानी करते रहे तो कम उम्र में ही अपनी सेहत खराब कर लोगे। तुम गुस्से से उन्हें घूरने लगे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर अचानक तुम्हें एक बात समझ में आई। तो क्या सुबह शेन छिंगचियो का ठंडा व्यवहार इसी अफवाह की वजह से था? जितना सोचते उतना ही गुस्सा बढ़ता गया। ऑफिस पहुंचते ही तुमने क्लब के मैनेजर और मालिक दोनों को फोन करके खूब डांट लगाई, लेकिन इससे भी तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हुआ। दोपहर होते ही तुम सीधे शेन छिंगचियो की कंपनी पहुंच गए। तुम्हें देखकर वह थोड़ा हैरान हुई। तुम यहाँ कैसे? तुमने बिना घुमाए फिराए कहा, बाहर जो अफवाहें चल रही हैं उन पर विश्वास मत करना। मैंने वैसा कुछ नहीं किया। शेन छिंगचियो हल्के से मुस्कुराई और सिर हिलाया। ठीक है, मैं उन बातों पर विश्वास नहीं करती। तुम तुरंत चौंक गए। इतनी आसानी से? तुम तो लंबी सफाई देने की तैयारी करके आए थे। उसी समय शेन छिंगचियो ने अचानक कहा, वैसे मैंने तुम्हारे लिए एक कार खरीदी है। तुम फिर से स्तब्ध रह गए। अचानक कार क्यों? इसके बाद उसने कार का मॉडल बताया। नाम सुनते ही तुम्हारी आंखें फैल गईं। ये वही सुपर कार थी जिसे तुम बहुत समय से चाहते थे। यह इतनी महंगी थी कि दादाजी, जो तुमसे बेहद प्यार करते थे, उन्होंने भी खरीदने से मना कर दिया था, लेकिन शेन छिंगचियो ने वह तुम्हारे लिए खरीद ली थी। तुम अविश्वास से उसे देखते रह गए। तुमने सचमुच मेरे लिए वह कार खरीदी? शेन छिंगचियो मुस्कुराई। तुम्हें पसंद नहीं आई? पसंद? तुम्हें लगा जैसे खुशी से उछल पड़ोगे, लेकिन बाहर से तुमने खुद को शांत दिखाने की पूरी कोशिश की। शेन छिंगचियो ने कहा, यह तुम्हारे लिए मेरा उपहार है। तुम्हारे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। इतना महंगा और खास तोहफा, लेकिन चेहरे पर तुमने फिर भी गंभीरता बनाए रखी। फिर उसने कहा, चलो साथ में खाना खाते हैं। तुमने तुरंत हामी भर दी। दोनों ने साथ में दोपहर का भोजन किया। जब तुम वापस अपने ऑफिस पहुंचे तब जाकर तुम्हारा उत्साह थोड़ा शांत हुआ। अब तुम्हारे सामने एक नई समस्या थी। शेन छिंगचियो ने तुम्हें इतना महंगा उपहार दिया था, तो बदले में तुम उसे क्या दोगे? दादाजी ने बचपन से सिखाया था कि उपहार का जवाब उपहार से देना चाहिए। तुमने अपना बैंक बैलेंस देखा, करीब 2 करोड़ युआन, लेकिन शेन छिंगचियो के दिए उपहार की तुलना में यह रकम भी छोटी लग रही थी। तुम्हारे लिए यह प्रतिष्ठा का सवाल बन गया। आखिर तुम भी तो एक बड़े परिवार के युवा मालिक थे। अगर लौट आया गया उपहार उससे छोटा हुआ तो लोग क्या कहेंगे? इसी सोच में तुम सीधे दादाजी के पास पहुंच गए। तुम्हारी बात सुनकर दादाजी की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या कहा? छिंगचियो ने तुम्हारे लिए लगभग 10 करोड़ की कार खरीद दी? तुम गर्व से सिर हिलाने लगे। हाँ, वही कार जिसे आप मुझे खरीद कर नहीं दे रहे थे। दादाजी को तुम्हारी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने घूरते हुए पूछा, सच सच बताओ, कहीं तुमने ही शेन छिंगचियो से वह कार खरीदने को तो नहीं कहा था? तुम तुरंत भौहें सिकोड़कर बोले, मैं युवा मास्टर ये किसी औरत से उपहार मांगू? इतनी भी क्या बेइज्जती कराऊं? दादाजी ने कुछ देर सोचा, फिर सिर हिलाया। ये भी सही है, तुम्हारा स्वभाव देखकर लगता नहीं कि तुम ऐसा कर सकते हो। इतनी जिद और आत्मसम्मान वाले हो कि नुकसान सह लोगे, लेकिन किसी से मांगोगे नहीं। फिर उन्होंने पूछा, लेकिन अगर तुमने नहीं कहा तो छिंगचियो ने तुम्हें इतनी महंगी कार क्यों दी? यह सवाल सुनते ही तुम्हारे होंठों पर मुस्कान आ गई। और क्यों देगी? क्योंकि वह मुझे पसंद करती है। कोई किसी को पसंद किए बिना इतना महंगा उपहार देता है क्या? तुम जितना बोलते गए उतने ही आत्मविश्वासी होते गए। पैसा वहीं खर्च किया जाता है जहां दिल होता है। अगर वह मुझे पसंद नहीं करती तो मुझसे शादी क्यों करती? अगर पसंद नहीं करती तो मुझे इतनी महंगी कार क्यों खरीद कर देती? तुम्हें इतने आत्मविश्वास से बोलते देखकर दादाजी कुछ देर के लिए चुप हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहना चाहते हों, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपने शब्द निगल लिए। ठीक है, तुम्हारी बात में दम तो है। यह सुनकर तुम और भी खुश हो गए। फिर दादाजी ने पूछा, तो अब मेरे पास क्यों आए हो? सिर्फ शेख ही बघारने? नहीं, तुमने तुरंत अपना असली मकसद बताया। दादाजी, उसने मुझे इतना महंगा उपहार दिया है, तो क्या मुझे भी बदले में कुछ नहीं देना चाहिए? मैं भी आखिर ये परिवार का युवा मालिक हूँ। मैं उससे कम कैसे रह सकता हूँ? दादाजी तुरंत समझ गए, असल में तुम पैसे लेने आए थे। उन्होंने अर्थपूर्ण नजरों से तुम्हारी तरफ देखा और गंभीर स्वर में बोले, अशवान, उपहार की कीमत नहीं, भावना मायने रखती है। सोचो, छिंगचियो ने दुनिया की कौन सी चीज नहीं देखी होगी? महंगी वस्तुएं उसके लिए कोई खास बात नहीं है। मेरे हिसाब से हाथ से बनाई हुई कोई चीज ज्यादा अच्छी रहेगी। तुमने तुरंत उनकी बात काट दी। इतनी लंबी भूमिका बांधने का मतलब ये तो नहीं कि आप मुझे पैसे ही नहीं देना चाहते। दादाजी का चेहरा एकदम अटक गया। तुमने बिना मौका दिए आगे कहा, अगर मैं हाथ से बना हुआ कोई साधारण उपहार दूं और लोग पूछें कि क्यों, तो मैं साफ कह दूंगा कि दादाजी ने पैसे देने से मना कर दिया था। फिर अगर बाहर लोग कहें कि यह परिवार कितना कंजूस है और बहू के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। ये चाल तुरंत काम कर गई। पैसे से ज्यादा जरूरी परिवार की प्रतिष्ठा थी। दादाजी ने तुरंत हार मान ली। ठीक है, जाओ और वित्त विभाग से 10 करोड़ युआन ले लो। तुम तुरंत बोले, दादाजी थोड़ा और दीजिए। उसने मुझे 10 करोड़ की कार दी है, मैं भी अगर उतने का ही उपहार दूं तो कैसा लगेगा? और अब मेरी शादी हो चुकी है। एक आदमी के पास अपने खर्च के लिए भी पैसा होना चाहिए। अगर किसी दिन शेन छिंगचियो मुझे कुछ खरीदने को कहे और मेरे पास पैसे ही ना हो तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगी? दादाजी ने नाराजगी दिखाई, लेकिन बात उन्हें भी सही लगी। उन्होंने हाथ हिलाकर कहा, ठीक है, वित्त विभाग से 20 करोड़ युआन ले लो। तुम्हारा चेहरा तुरंत खिल उठा। धन्यवाद दादाजी। इसके बाद तुमने उनकी इतनी तारीफ की कि वह भी मुस्कुराने लगे। पैसे मिलने के बाद तुम सोच में पड़ गए। आखिर शेन छिंगचियो को क्या उपहार दिया जाए? उसका उपहार सीधे तुम्हारे दिल को छू गया था।
तो तुम्हारा उपहार भी उसके दिल तक पहुंचना चाहिए। लेकिन समस्या ये थी कि शेन छिंगचियो को आखिर पसंद क्या है। बहुत सोचने के बाद तुमने अंततः शेन ईचेन को मिलने बुलाया। मुलाकात होते ही तुमने बिना घुमाए फिराए सीधा सवाल पूछा, तुम्हारी बहन को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? शेन ईचेन ने तुम्हारी तरफ संदेह भरी नजरों से देखा। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? तुमने सीधे जवाब दिया, मैं उसे एक उपहार देना चाहता हूं। ये सुनते ही शेन ईचेन का चेहरा बदल गया। हाल ही में तुम्हारे बारे में तरह तरह की अफवाहें फैल रही थीं, इसलिए वह तुरंत सतर्क हो गई। उसने ठंडे स्वर में पूछा, ये शुआन सच बताओ, क्या तुमने मेरी बहन के साथ कुछ गलत किया है और अब उपहार देकर उससे माफी मांगना चाहते हो? तुम एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। तुम्हें लगा था कि शायद वही सारी बातें शेन छिंगचियो तक पहुंचाती होगी, इसलिए तुमने साफ साफ कह दिया, तुम्हारी बहन ने मुझे कोएनिग्सेक अगेरा खरीद कर दी है। ये सुनते ही शेन ईचेन अपनी सीट से उछल पड़ी। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। क्या कहा तुमने? मेरी बहन ने तुम्हें कोएनिग्सेक अगेरा दी? हाँ। तुमने सिर हिलाया। क्या तुमने ही उसे नहीं बताया था कि मुझे ये कार पसंद है, इसलिए उसने खरीद दी? मैंने नहीं बताया। शेन ईचेन लगभग चिल्ला उठी। फिर वह गुस्से में मुड़ी और बाहर जाने लगी। तुमने जल्दी से उसे रोका। अरे रुको तो, तुम्हारी बहन ने मुझे इतनी महंगी कार दी है, मुझे भी तो कोई उपहार देना होगा। शेन ईचेन अचानक मुड़ी और व्यंग्य से हंस पड़ी। मेरी बहन को क्या पसंद है? वह एक औरत है, उसे जाहिर है अच्छे पुरुष पसंद होंगे। अगर उपहार देना ही है तो जाकर उसे कुछ अच्छे पुरुष उपहार में दे दो। इतना कहकर वह बिना पीछे देखे चली गई। तुम अकेले खड़े रह गए। तुम्हें उसकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई। शेन ईचेन आखिर कहना क्या चाहती है? क्या वह चाहती है कि मैं खुद ही अपने लिए मुसीबत खड़ी करूं? तुम्हें लगा कि उसका दिमाग सचमुच खराब हो गया है। उधर गुस्से से भरी शेन ईचेन सीधे अपनी बहन के पास पहुंच गई। दीदी, मैंने सुना है कि आपने ये शुआन को कोएनिग्सेक अगेरा खरीद कर दी है। शेन छिंगचियो ने शांत भाव से सिर हिला दिया। हाँ। बस यही एक शब्द सुनकर शेन ईचेन का आखिरी संदेह भी टूट गया। उसे लगा था कि शायद तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन अब उसकी बहन ने खुद स्वीकार कर लिया था। वह बेहद आहत महसूस कर रही थी। इतनी महंगी कार, उसकी कीमत लगभग 10 करोड़ युआन थी। इतने सालों में उसकी बहन ने उसे कभी इतना महंगा उपहार नहीं दिया था। लेकिन तुम्हें, जिसे परिवार में आए मुश्किल से 1 महीना हुआ था, वह इतना बड़ा उपहार दे चुकी थी। 20 साल से भी ज्यादा पुराने भाई बहन के रिश्ते की कीमत क्या 1 महीने की शादी से भी कम थी? उसकी आंखें भर आईं। दीदी, आपने उसे इतनी महंगी कार कैसे दे दी? आपने मुझे तो कभी ऐसा कुछ नहीं दिया। शेन छिंगचियो कुछ पल के लिए चुप रह गई। फिर उसे समझ आया कि उसकी छोटी बहन असल में जल रही थी। लेकिन यह जलन किसी और बात की नहीं, बल्कि इस बात की थी कि उसकी बहन अब अपने पति पर भी उतना ही ध्यान दे रही थी। अगले ही पल शेन ईचेन मुड़ी और बाहर चली गई। शेन छिंगचियो ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। शेन छिंगचियो ने सिर पकड़ लिया। अब उसे एहसास हुआ कि परिवार के 2 प्रिय लोगों के बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल होता है। अगर वह अपनी बहन के लिए भी वैसा ही उपहार खरीदती तो फिर बहुत बड़ा खर्च होता, लेकिन अगर नहीं खरीदती तो शेन ईचेन नाराज रहती। कुछ देर सोचने के बाद उसने लंबी सांस ली। आखिरकार उसने फोन उठाया और विदेश में अपने संपर्कों से फिर बात की। वह अपनी बहन के लिए भी वैसी ही कार बुक कराने लगी। उधर शेन ईचेन अभी भी दुखी थी। उसने लियू जियानली और बाकी दोस्तों को खाने पर बुला लिया, लेकिन खास तौर पर कह दिया, ये शुआन को मत बुलाना और उसे यह भी मत बताना कि हम लोग मिले थे। तीनों दोस्त एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें लगने लगा कि उनकी वर्षों पुरानी दोस्ती किसी अजीब मोड़ पर पहुंच गई है। पिछली बार तुमने शेन ईचेन से छिपाकर उन्हें बुलाया था और इस बार शेन ईचेन तुमसे छिपाकर उन्हें बुला रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है। लेकिन एक बात साफ थी, इस सब की जड़ तुम्हारी शादी थी। जब से तुम्हारी और शेन छिंगचियो की शादी हुई थी, भाई बहन का रिश्ता कुछ अजीब सा हो गया था। जब वे लोग रेस्तरां पहुंचे तो उन्होंने शेन ईचेन का गुस्से से भरा चेहरा देखा। शेन ईचेन वैसे भी अपने मन की बात छिपा नहीं पाती थी। बैठते ही उसने सारी शिकायतें निकाल दी। तुम लोग ही बताओ, मेरी बहन ऐसा कैसे कर सकती है? उसकी और ये शुआन की शादी को कितना समय हुआ है, और मैं तो उसकी सगी बहन हूं। फिर भी उसने उसे कोएनिग्सेक खरीद दी, लेकिन मुझे नहीं। ये सुनते ही लियू जियानली और बाकी 2 दोस्त दंग रह गए। क्या शेन छिंगचियो ने सच में ये शुआन को कोएनिग्सेक खरीद कर दी? शेन ईचेन ने गुस्से में सिर हिलाया। तीनों दोस्त चुप हो गए, लेकिन उनके दिलों में तूफान मच चुका था। ये शुआन की किस्मत तो सचमुच कमाल की है। इतनी खूबसूरत और सफल पत्नी मिलना ही बड़ी बात थी। ऊपर से वह उस पर इतना ध्यान भी देती है। 10 करोड़ की कार यूं ही उपहार में दे दी। लियू जियानली ने धीरे से कहा, एचेन इतना दुखी मत। देखो, शेन छिंगचियो दीदी ने हमें भी तो ऐसी कार नहीं खरीदी। लियू जियानली ने सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन शेन ईचेन ने उसे घूरते हुए कहा, तुम एक तरफ हटो, तुम मेरी तुलना में आते ही कहां हो? लियू जियानली तुरंत नाराज हो गया। मैं क्यों नहीं आता? मेरी और शेन छिंगचियो दीदी की दोस्ती चाहे जैसी हो, लेकिन कम से कम ये शुआन की उस 1 महीने पुरानी शादी से तो गहरी ही है। पास बैठा शिशिशिंग भी तुरंत सिर हिलाने लगा। उसे भी लगता था कि वर्षों की दोस्ती किसी 1 महीने की शादी से कहीं ज्यादा मजबूत होती है। लेकिन फिर भी शेन छिंगचियो ने तुम्हें करोड़ों की सुपरकार खरीद दी और उन्हें कुछ भी नहीं मिला। आखिर क्यों? धीरे धीरे शेन ईचेन की शिकायत तीनों दोस्तों की सामूहिक नाराजगी में बदल गई। तभी अब तक चुप बैठे बाई लांघे मुस्कुराए। उन्होंने आराम से कहा, तुम लोग अभी तक असली बात समझ ही नहीं पाए। फिर उन्होंने शेन ईचेन की तरफ देखा। ईचेन, तुम और तुम्हारी बहन किस रिश्ते में हो? सच कहूं तो भविष्य में तुम दोनों परिवार की संपत्ति के उत्तराधिकारी हो। एक तरह से तुम दोनों के हित हमेशा पूरी तरह एक जैसे नहीं होंगे, लेकिन ये शुआन और तुम्हारी बहन, वे पति पत्नी हैं। उनका भविष्य, उनकी संपत्ति और उनके हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि अगर कभी वे अलग भी हो जाएं,
तब भी कई चीजें साझा संपत्ति मानी जाएंगी। लंबे समय तक साथ जीवन बिताने वाला इंसान आखिर वही है, तो तुम लोग उसकी तुलना खुद से कैसे कर सकते हो? शेन ईचेन एकदम चुप हो गई। क्या सचमुच उसकी जगह अब तुम्हारी हो गई थी? उसने गुस्से में बाई लांगयुए को घूरा। बकवास, दीदी हमेशा मेरी दीदी रहेंगी। हमारे शरीर में एक ही खून बहता है, हम हमेशा एक परिवार रहेंगे। उसकी आवाज में जिद साफ झलक रही थी। उसके लिए बहन हमेशा सबसे करीबी इंसान थी। जहां तक तुम्हारी बात थी, आज तुम पति हो सकते थे, लेकिन अगर कभी तलाक हो जाए तो फिर अजनबी बन जाओगे। उसके और उसकी बहन के रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आ सकता था। बाई लांगयुए बस हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें लगता था कि एक दिन शेन ईचेन खुद यह बात समझ जाएगी। असल में वह कार मुद्दा नहीं थी, मुद्दा था उसके मन का खालीपन। वह हमेशा सोचती थी कि उसकी बहन की जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही है, लेकिन अब उसे लग रहा था कि वह स्थान धीरे धीरे तुम्हारे पास चला गया है। उधर तुम ऑफिस से घर लौटे ही थे कि शेन छिंगचियो तुम्हारे पास आ गई। उसने शांत स्वर में पूछा, क्या तुमने ईचेन को बताया कि मैंने तुम्हें कोएनिग्सेक खरीदी है? तुमने सहजता से सिर हिला दिया। हाँ, बताया था। क्यों? शेन छिंगचियो ने कहा। कोई खास बात नहीं, बस मैंने उसके लिए भी एक कार ऑर्डर कर दी है। तुम्हारा दिमाग कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल खाली हो गया। फिर अचानक तुम्हारे भीतर गुस्से की लहर उठी। तुम्हारे दांत भींच गए। तुम्हें लगा कि शेन ईचेन ने तुम्हारी कार देखकर खुद भी वैसी ही कार मांग ली होगी। इतनी बड़ी हो गई, फिर भी बहन से इतनी महंगी चीज मांगते शर्म नहीं आई? तुम्हें सबसे ज्यादा इस बात ने परेशान किया कि यह कार तुम्हारे लिए खास थी। ये शेन छिंगचियो का तुम्हारे प्रति विशेष स्नेह था, लेकिन अब वही कार शेन ईचेन के पास भी होगी। तुम तुरंत फोन निकालकर उसे संदेश भेज बैठे। तुम इतनी बड़ी हो गई हो, फिर भी जो चीज पसंद हो वह खुद नहीं खरीद सकती? हर चीज के लिए अपनी बहन पर निर्भर रहना जरूरी है क्या? शेन ईचेन ने तुरंत जवाब दिया। वाह, चोर ऊपर से चौकीदार को डांट रहा है। तुम्हारी भौहें सिकुड़ गईं। क्या मतलब है तुम्हारा? उसका जवाब तुरंत आया। मतलब तुम्हें खुद नहीं पता। तुम और भड़क गए। तुम कहना क्या चाहती हो? क्या तुम्हारा मतलब है कि मैंने तुम्हारी बहन से कार मांगी थी? शेन ईचेन ने व्यंग्य से लिखा। और नहीं तो क्या? अगर तुम नहीं कहते तो मेरी बहन अचानक तुम्हें कोएनिग्सेक क्यों खरीदती? ये संदेश पढ़कर तुम्हारा गुस्सा और बढ़ गया। तुमने तुरंत जवाब दिया, तुम मुझे इतने सालों से जानते हो। क्या मैं कभी किसी से कुछ मांगने वाला इंसान लगा हूं? इस बार शेन ईचेन कुछ पल के लिए चुप हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि यह सच था। तुम बेहद स्वाभिमानी थे। तुम्हारे लिए सम्मान और प्रतिष्ठा सबसे ऊपर थे। तुम किसी से महंगा उपहार मांगने वालों में से बिल्कुल नहीं थे। कुछ देर बाद उसका नया संदेश आया। तो फिर क्या सच में दीदी ने खुद ही तुम्हारे लिए कार खरीदी? लेकिन अगर तुमने नहीं बताया तो उन्हें कैसे पता चला कि तुम्हें कोएनिग्सेक पसंद है? ये पढ़कर तुम भी रुक गए। तुमने जवाब दिया, मैं तो समझ रहा था कि यह बात तुमने उन्हें बताई होगी। शेन ईचेन ने लिखा, नहीं, मैंने नहीं बताया। तुमने पूछा, तो फिर कौन? कुछ सेकंड बाद जवाब आया, मुझे नहीं पता। अचानक एक बड़ा रहस्य तुम दोनों के सामने खड़ा हो गया। आखिर शेन छिंगचियो को तुम्हारी पसंद के बारे में पता कैसे चला? लेकिन तुमने तय किया कि इस पहेली को बाद में सुलझाया जाएगा। तुम तुरंत फिर से उसी मुद्दे पर लौट आए। ठीक है, ये बात बाद में देखेंगे, पहले तुम्हारी समस्या की बात करते हैं। शेन ईचेन ने हैरानी से पूछा, मेरी समस्या? मेरी कौन सी समस्या? तुमने बिना झिझक जवाब दिया। तुम इतनी बड़ी हो गई हो, सी सिटी के मशहूर शेन परिवार की युवा मालकिन हो। जो चीज पसंद हो उसे खुद खरीद सकती हो, फिर भी अपनी बहन से मांगने में तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? शेन ईचेन ने हैरानी से पूछा, मैंने क्या मांगा था? तुम गुस्से से बोले, अगर तुमने नहीं मांगा होता तो तुम्हारी बहन तुम्हें कोएनिग्सेक क्यों खरीदती? शेन ईचेन पहले तो चौंकी, फिर उसकी आंखें चमक उठी। क्या कहा? मेरी बहन ने मेरे लिए भी कोएनिग्सेक खरीदी है। तुम्हारा दिल बैठ गया। तुम्हें समझ आ गया कि उसे इस बारे में अभी तक पता ही नहीं था। अगले ही पल शेन ईचेन खुशी से भर उठी। अब पता चल गया। लगता है मेरी बहन अभी भी मुझसे बहुत प्यार करती है। तुमने ठंडी हंसी के साथ कहा। प्यार? साफ साफ कहो कि तुमने जाकर मांग ली होगी। शेन ईचेन ने गर्व से जवाब दिया, हाँ, मान लो मैंने मांगी हो तो। मेरी बहन मुझसे प्यार करती है और मेरे लिए खरीदना चाहती है। क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई मांगे और उसे मिल जाए? उसकी बात सुनकर तुम्हें और भी गुस्सा आ गया। तुम्हारे लिए वह कार सिर्फ एक कार नहीं थी, वह तुम्हारे लिए शेन छिंगचियो के विशेष स्नेह का प्रतीक थी। तुम सोचते थे कि वह सिर्फ तुम्हारे लिए थी, लेकिन अब शेन ईचेन के पास भी वैसी ही कार होने वाली थी। तुम्हें लगने लगा कि तुम्हारी विशेष जगह कम हो गई है। दूसरी तरफ शेन ईचेन असल में कार की परवाह नहीं कर रही थी। उसे खुशी इस बात की थी कि उसकी बहन के दिल में उसकी जगह अब भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कम से कम उसके लिए यह साबित हो गया था कि वह तुमसे कम महत्वपूर्ण नहीं है। उधर शेन छिंगचियो ने देखा कि तुम कुछ कहना नहीं चाहते, इसलिए उसने ज्यादा पूछताछ नहीं की। उसने सोचा कि उसने तुम्हारे लिए इतनी महंगी कार खरीदी है, इससे ज्यादा वह क्या कर सकती है? बाकी समय वह अपने काम में व्यस्त हो गई। सच कहें तो उसके पास इतना समय भी नहीं था कि वह हर समय तुम्हारे मूड का अंदाजा लगाती रहे। उसे लगता था कि तुम्हारी उम्र के लड़के कभी भी खुश हो जाते हैं और कभी भी नाराज। वह सचमुच तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पाती थी, लेकिन तुम्हारे मन की बेचैनी कम नहीं हुई। तुम अपने दोस्तों से ये बात नहीं कह सकते थे। अगर कहते तो वे जरूर तुम्हारा मजाक उड़ाते, इसलिए तुम फिर से शियाओसी के पास पहुंच गए। तुमने अपने मन की सारी शिकायतें उसे सुना दी। शियाओसी ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें घुमाने की इच्छा रोकी और गंभीरता से तुम्हारी बात सुनी। फिर उसने कहा, यंग मास्टर, ये आप गलत दिशा में सोच रहे हैं, आपको नजरिया बदलना चाहिए। तुमने उत्सुकता से पूछा, कैसे? शियाओसी मुस्कुराई। आपकी शादी को कितना समय हुआ है? 1 महीना। लेकिन युवा मालकिन और उनके भाई बहन का रिश्ता तो 20 साल से भी पुराना है। फिर भी उन्होंने आपको और अपने भाई को एक जैसा महत्व दिया। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि आपके दिल में उनकी जगह बहुत खास है? तुम्हारी आंखें चमक उठी। सचमुच
ये बात तो तुम्हारे दिमाग में आई ही नहीं थी, लेकिन शियाओ सी की असली बात अभी बाकी थी। उसने आगे कहा, और एक बात और सोचिए, पहले कार किसे खरीदी गई थी? आपको, उसके बाद उनके भाई को। इसका मतलब क्या हुआ? तुम चुप हो गए। शियाओ सी मुस्कुराकर बोली, इसका मतलब यह है कि सबसे पहले उनके मन में आपका ख्याल आया था। उनके दिल में पहली प्राथमिकता आप हैं। ये सुनते ही तुम्हारे मन का सारा अंधेरा जैसे गायब हो गया। हाँ, पहले उन्हें तुम्हारी याद आई थी। सबसे पहले कार तुम्हारे लिए खरीदी गई थी, यानी उनके दिल में तुम्हारी जगह सबसे ऊपर थी। तुम्हारा मूड तुरंत अच्छा हो गया। खुश होकर तुमने शियाओसी को एक बहुत बड़ा इनाम दिया और मुस्कुराते हुए घर लौट आए। शाम को जब शेन छिंगचियो घर पहुंची तो वह तुम्हें देखकर चौंक गई। सुबह जब तुम निकले थे तब तुम्हारा चेहरा बादलों से घिरा हुआ लग रहा था, और अब तुम इतने खुश दिख रहे थे जैसे कोई बच्चा अपनी मनपसंद चीज पा गया हो। वह समझ ही नहीं पाई कि दिन भर में ऐसा क्या हो गया, लेकिन तुम्हारा ध्यान अब एक नई बात पर था। तुम सोच रहे थे कि शेन छिंगचियो को बदले में क्या उपहार दिया जाए। घर, कार, गहने। बहुत सोचने के बाद तुम्हारी नजर एक खास चीज पर जाकर रुकी। अंगूठी। घर और कार की उसे कोई कमी नहीं थी। महंगे गहने भी उसके पास पहले से थे, लेकिन एक खास, सिर्फ तुम्हारे द्वारा बनवाई गई अंगूठी अलग बात थी। तुमने सोचा, अगर वह उसे पहनेगी तो उसे मेरी याद आएगी, और जब लोग उसे देखेंगे तो समझ जाएंगे कि यह किसी खास इंसान का दिया हुआ उपहार है। निर्णय लेते ही तुमने काम शुरू कर दिया। तुमने बिविलगारी से संपर्क किया और शेन छिंगचियो के लिए एक अनोखी रॉयल ब्लू डायमंड रिंग बनवाने का ऑर्डर दिया। उस नीले हीरे का रहस्यमय रंग तुम्हें शेन छिंगचियो की याद दिलाता था। शांत, खूबसूरत और आकर्षक। देर रात तुम और शेन छिंगचियो एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे, तभी बिस्तर के पास रखा फोन अचानक बज उठा। शेन छिंगचियो ने धुंधली आंखों से स्क्रीन की ओर देखा और तुरंत सचेत हो गई। कॉल सचिव सुन की थी। इस समय उनका फोन आना मतलब कोई बहुत बड़ी बात हुई थी। वह फोन उठाने ही वाली थी कि तुमने उसकी बेचैनी महसूस कर ली और उसे रोकने की कोशिश की। कुछ देर बाद जब आखिरकार उसने फोन उठाया तभी फोन फिर से बज उठा। शेन छिंगचियो ने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की। हेलो। उसकी आवाज में थकान, नरमी और हल्की नासिका ध्वनि थी। दूसरी तरफ सचिव सुन एक पल के लिए चौंक गया। मैडम, आप ठीक तो हैं? शेन छिंगचियो ने गहरी सांस लेकर खुद को संभाला। क्या हुआ? तभी सचिव को अपनी कॉल का असली कारण याद आया। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, मैडम, शिचांगशुन के शूटिंग सेट पर दुर्घटना हो गई है। एक्शन सीन के दौरान सुरक्षा रस्सी टूट गई और वह ऊंचाई से नीचे गिर गया। अभी वह अस्पताल में बेहोश पड़ा है। ये सुनते ही शेन छिंगचियो झटके से उठ बैठी। उसकी आवाज का स्वर बदल गया। किस अस्पताल में है? सचिव ने अस्पताल का नाम और पता बताया, फिर जल्दी से जोड़ा, मैडम, ये खबर हर जगह फैल चुकी है। सोशल मीडिया पर भी यही चल रहा है। शेन छिंगचियो ने तुरंत फोन काट दिया। उसने फौरन जनसंपर्क विभाग को कॉल किया और आदेश दिया कि पूरी टीम तुरंत काम पर लग जाए। शिचांगशुन कंपनी का सबसे बड़ा सितारा था। उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए था। तुमने उसके चेहरे पर चिंता साफ देख ली। क्या हुआ? तुमने पूछा। शेन छिंगचियो ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, शिचांगशुन हादसे का शिकार हो गया है। वह अस्पताल में बेहोश है। मुझे अभी वहां जाना होगा। ये कहकर वह तुरंत बाथरूम में चली गई और जल्द से जल्द खुद को तैयार करने लगी। जब तक तुम पूरी बात समझ पाते, वह कपड़े बदलकर बाहर निकलने के लिए तैयार हो चुकी थी। तुमने भी तुरंत कपड़े पहने और दृढ़ स्वर में कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। उधर इंटरनेट पर हालात बेकाबू होते जा रहे थे। शिचांगशुन के प्रशंसक बेहद आक्रोशित थे। वे प्रोडक्शन टीम पर हमला कर रहे थे, कंपनी को दोष दे रहे थे, सुरक्षा प्रबंधों की कमी पर सवाल उठा रहे थे। यहां तक कि कुछ विरोधी लोग भी मौके का फायदा उठाकर माहौल और खराब कर रहे थे। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। शिचांगशुन का मैनेजर परेशान होकर बोला, अगर हम उसके सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट डाल दें कि वह सुरक्षित है तो शायद प्रशंसक शांत हो जाएं। शेन छिंगचियो कुछ सेकंड सोचने लगी। वह फैसला लेने ही वाली थी कि तुमने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, अगर बाद में लोगों को पता चला कि वह अभी तक होश में नहीं आया था तो यह प्रशंसकों के साथ धोखा माना जाएगा और तब उनका गुस्सा और बढ़ जाएगा। एक शीर्ष कलाकार की सबसे बड़ी ताकत उसके प्रशंसक होते हैं। इस समय हम सिर्फ दो काम कर सकते हैं। पहला, उसके होश में आने का इंतजार। दूसरा, पूरी ताकत से अफवाहों और जनमत को नियंत्रित करना। मैनेजर ने आखिरकार सहमति में सिर हिला दिया। तभी कमरे में एक परिचित आवाज सुनाई दी, बहन शेन छिंगचियो। आवाज सुनते ही तुम चौंक गए। जब तुमने मुड़कर देखा तब तुम्हें एहसास हुआ कि अस्पताल के कमरे में और भी लोग मौजूद थे और उनमें से एक चेहरा तुम्हारे लिए बिल्कुल अपरिचित नहीं था।